In the World Development Reports brought out by the World Bank, this criteria is used in classifying countries. अब वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है, जो कि वर्ल्ड बैंक हमेशा इशू करती है, तो वो क्राइटेरिया बताती है कि कैसे हम कंट्रीज को क्लासिफाई करते हैं. कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $12 12,556 पर एनम and above in 2017 are called as rich countries, and those with per capita income of $955 or less are called low income countries. India comes in the category of low middle income countries because its per capita income in 2017 was just $1820 per annum. The rich countries, excluding countries of Middle East and certain other small countries, are generally called developed countries. तो ये सारा आपका इम्पॉर्टेंट है. देखो ये डेफिनेशन है. अगर हम रिच कंट्रीज की डेफिनेशन पूछे तो जो वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट दी थी इन 2017, तो $12 12,056 पर एनम से ऊपर जिनकी इनकम होती है उनको हम रिच कंट्रीज कहते हैं, एंड जिनकी इनकम $955 या इनसे लेस होती है. इनकम कौन सी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? पर कैपिटा इनकम. तो उनको हम लो इनकम कंट्रीज बोलते हैं. एंड इंडिया जो है वो कौन सी कैटेगरी में आती है? वो लो मिडिल इनकम कंट्री की कैटेगरी में आती है, क्योंकि इंडिया की पर कैपिटा इनकम अकॉर्डिंग टू 2017 वो $1820 थी. तो जो रिच कंट्रीज होती हैं इनमें एक एक्सेप्शन है कि इनमें हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज या कुछ अदर कंट्रीज इंक्लूड नहीं करते हैं. तो रिच कंट्रीज में से मिडिल ईस्ट कंट्रीज और बाकी कंट्रीज कुछ छोटी छोटी हैं, उनको एक्सक्लूड करके जो बचती हैं उनको हम डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं. तो बेसिकली रिच कंट्रीज को ही हम डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं. अब मिडिल ईस्ट कंट्रीज इनमें क्यों एक्सक्लूड कर दी जाती हैं? क्योंकि देखो मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो होती हैं उनका नो डाउट पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा होता है. अगर उनकी पर कैपिटा इनकम देखी जाए तो उसके हिसाब से हम उन्हें रिच कंट्रीज में इंक्लूड करते हैं. बट यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने उन्हें क्यों एक्सक्लूड किया हुआ है? क्योंकि जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो थ्रू ऑयल रिफाइनरीज है. एंड बाय 2050 ऑयल रिफाइनरीज कहने साइंटिस्ट ने बोला है कि ऑयल रिफाइनरीज एग्जॉस्ट होने वाली हैं. तो 2050 तक जब ऑयल रिफाइनरीज एग्जॉस्ट हो जाएंगी तो उसके बाद उन मिडिल ईस्ट कंट्रीज की इनकम का और कोई सोर्स अभी तक पता नहीं है. हालांकि उन्होंने न्यूक्लियर इंडस्ट्री में अपने डेवलप करने शुरू कर दिए हैं ताकि वो भी एक इनकम का सोर्स बन जाए, बट स्टिल मिडिल ईस्ट कंट्रीज का अभी और कोई पूरा डिटर्मिन्ड सोर्स जो है वो नहीं है. इसलिए मिडिल ईस्ट कंट्रीज को हम जो रिच कंट्रीज है उससे एक्सक्लूड कर देते हैं. दूसरा रीजन ये भी है कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं है. वहां पे या तो बहुत ही गरीब लोग हैं या बहुत ही अमीर लोग हैं. तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना होने की वजह से भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज को रिच कंट्रीज की लिस्ट में से एक्सक्लूड कर दिया गया. बाकी आपको जब मैं क्वेश्चन आंसर्स दूंगी तो उस क्वेश्चन आंसर में एक स्पेसिफिक क्वेश्चन मिडिल ईस्ट कंट्री के रिलेटेड है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि ये पेपर में भी बहुत ज्यादा बार आता है. तो अभी हमने बेसिकली इस पैराग्राफ में क्या पढ़ा कि वर्ल्ड बैंक जो है वो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट देती है. उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रिच कंट्रीज हमने पढ़ी कौन सी हैं, लो इनकम कंट्रीज हमने पढ़ी कि कौन सी हैं, एंड लो मिडिल इनकम कंट्रीज हमने देखा कि इंडिया लो मिडिल इनकम ग्रुप में आता है. आगे देखते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एवरेज इनकम के रिलेटेड. वाइल एवरेजेस आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन दे ऑल्सो हाइड डिस्पैरिटीज. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हालांकि हम एवरेजेस जो हैं वो कंपैरिजन करने के लिए यूज करते हैं, बट एवरेज की वजह से डिस्पैरिटीज भी हाइड हो जाती हैं. मतलब जो हमारी जो वेल्थ है अगर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रखी है वेल्थ की, किसी के पास बहुत ज्यादा है किसी के पास बहुत कम, तो वो चीजें हम एवरेज इनकम में नहीं दिखा पाते हैं. हम एग्जांपल से इसको समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर टू कंट्रीज ए एंड बी. हम दो कंट्रीज को लेते हैं ए एंड बी. फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी हैव अज्यूम्ड दैट दे ओनली हैव 5 सिटीजंस ईच. बेस्ड ऑन डेटा इन टेबल 1.2 कैलकुलेट द एवरेज इनकम फॉर बोथ द कंट्रीज. अब देखिए अगर हम यहाँ पे उन्होंने दो कंट्रीज ले ली, एक कंट्री का नाम ए दे दिया, एक कंट्री का नाम बी दे दिया, ताकि हम स्टडी कर सके. उन्होंने ये मान के चले हैं कि उस कंट्री में
सिर्फ 5 ही सिटीजन हैं, मतलब ए कंट्री में भी सिर्फ 5 सिटीजन हैं, बी कंट्री में भी सिर्फ 5 सिटीजन हैं। उन 5 सिटीजन की ना मंथली इनकम देख ली कि फर्स्ट सिटीजन की मंथली इनकम ए कंट्री में 9500, यहाँ पे रुपीज में कंपैरिजन किया हुआ है। सेकेंड सिटीजन की मंथली इनकम 10,500 है, किसी थर्ड वाले की 9800 है, फोर्थ वाले की 10,000 है, फिफ्थ वाले की 10,200 है। ये ए कंट्री में मतलब मान लो सिर्फ 5 ही सिटीजन थे और उनकी मंथली इनकम ये है। ऐसे ही बी कंट्री हमने ले ली, उसमें भी 5 ही सिटीजन हैं, उनकी मंथली इनकम ये है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इन लोगों की मंथली इनकम तो आपने देख ली, अब इसकी एवरेज इनकम आप कैलकुलेट कीजिए। एवरेज इनकम हमने बताया कि कैसे होती है, जितनी टोटल इनकम होगी उसको डिवाइड कर लेंगे हम पॉपुलेशन से, मतलब इन सबका टोटल करके डिवाइड बाय कितनी पॉपुलेशन है, 5 ही लोग हैं अभी, तो इन सबको डिवाइड बाय 5 कर देंगे, इन सबको डिवाइड बाय 5 कर देंगे, यहाँ पे आपकी एवरेज इनकम आ जाएगी। ठीक है, विल यू बी इक्वली हैप्पी टू लिव इन बोथ द कंट्रीज। अब जैसे हमने एवरेज इनकम देख ली, क्या हम दोनों कंट्रीज में रहना चाहेंगे? आर बोथ इक्वली डेवलप्ड, क्या दोनों की दोनों कंट्रीज को हम इक्वली डेवलप्ड कहेंगे? परहैप्स सम ऑफ अस मे लाइक टू लिव इन कंट्री बी इफ वी आर एश्योर्ड ऑफ बीइंग इट्स 5th सिटीजन। अब दोनों में अगर देखा जाए, इनकी एवरेज इनकम हम पहले तो कैलकुलेट करके देखते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब दोनों की एवरेज इनकम कैलकुलेट करेंगे तो देखो, फर्स्ट वाले की एवरेज इनकम यानी कि सबका टोटल लगाओ और डिवाइड बाय 5 करो तो आपके पास 25,000 आएगा। ऐसे ही सेकंड सबका टोटल लगाओ, डिवाइड बाय 5 करो तो आपके पास 25,000 आएगा। अब आप देखेंगे कि चाहे इसकी एवरेज इनकम चाहे इसकी एवरेज इनकम तो दोनों की बराबर ही है। अब एवरेज इनकम दोनों की बराबर है तो मतलब हम किसी भी कंट्री में रहना प्रेफर कर सकते हैं, या तो ए में या बी में। ठीक है, बट अभी पढ़ते हैं आगे एक्चुअल में क्राइटेरिया है क्या। यहाँ पे perhaps some of us may like to live in country B if are assured of being its 5th citizen। हम ये देख सकते हैं कि कुछ इनमें से लोग जो हैं वो हम शायद B कंट्री में रहना चाहेंगे, बट उसमें भी कंडीशन ये है कि हम वो उस कंट्री के 5th वाले सिटीजन होने चाहिए, क्योंकि 5th सिटीजन की सबसे ज्यादा मंथली इनकम है। बट इफ इट इज अ लॉटरी दैट डिसाइड्स अ सिटीजनशिप नंबर देन perhaps most of us will prefer to live in country A। बट अगर ये एक लॉटरी है कि किसको वो सिटीजनशिप नंबर 5 मिलेगा, तो हम सारे किस कंट्री में रहना चाहेंगे? ए में रहना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोगों की अच्छी इनकम है। इवन दो बोथ कंट्रीज हैव आइडेंटिकल एवरेज इनकम, दोनों की एवरेज इनकम तो बिल्कुल एक जैसी है, बिकॉज इट हैज मोर, बट कंट्री ए इज प्रेफर्ड बिकॉज इट हैज मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों की एवरेज इनकम एक जैसी है, बट हम कंट्री को ए को ज्यादा रहने के लिए प्रेफर करेंगे, क्योंकि ए कंट्री में सबसे ज्यादा इक्वली इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। इन दिस कंट्री पीपल आर नीदर वेरी रिच नॉर एक्सट्रीमली पुअर। अब ए कंट्री में देखें तो सबकी इनकम थोड़ा आसपास ही है, तो यहाँ पे ना तो लोग बहुत ज्यादा गरीब है ना लोग बहुत ज्यादा अमीर है, बट ऑन द अदर हैंड मोस्ट सिटीजन इन कंट्री बी आर पुअर and one person is extremely rich। यहाँ पे देखें तो ज्यादातर लोग जो है वो गरीब हैं, सिर्फ एक ही पर्सन है जिसकी जो मंथली इनकम है वो 48,000 तक जा रही है, बाकी सभी की इनकम 500 मतलब एक्सट्रीमली पुअर और एक एक्सट्रीमली रिच। हेंस व्हाइल एवरेज इनकम इज यूजफुल फॉर कंपैरिजन, इट डज नॉट टेल अस हाउ दिस इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल। सो इसीलिए हम कहते हैं कि हालांकि जो एवरेज इनकम है वो यूजफुल है कंपैरिजन करने के लिए, बट इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये नहीं बताता कि इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है लोगों में। जैसे यहाँ पे दोनों की एवरेज इनकम सेम है, बट ये एवरेज इनकम अगर हम सिर्फ देखें तो हमें नहीं पता लग सकता कि कंट्री ए में सबकी इनकम आसपास एक जैसी थी और कंट्री बी में एक इंसान की इनकम बहुत ज्यादा थी, बाकी जो लोग हैं उनकी इनकम बहुत ही कम थी, बट उस एक इंसान की वजह से उनकी एवरेज इनकम ज्यादा अच्छी हो गई। ठीक है, तो ये एवरेज इनकम का ड्रॉबैक है। नीचे वो एक फिगर से भी उन्होंने जो कार्टून कैरेक्टर है उससे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे फर्स्ट आप देखिए, कंट्री विद नो रिच एंड पुअर, ऐसी कंट्री जहां पे ना कोई गरीब ना कोई अमीर, तो सब एक जैसी ही बैठे हैं, चेयर्स पे एक जैसे बैठे हुए हैं। क्या बोला है? वी मेड द चेयर्स एंड वी यूज देम। वो कह रहे हैं कि हम ही ने ये चेयर्स बनाई हैं और हम ही इन्हें यूज कर रहे हैं। और ऑन दी अदर हैंड अगर हम ऐसी कंट्री देखें जिसमें रिच और पुअर दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 चेयर पे 4 लोग बैठे हैं एडजस्ट करके, बहुत ही कंजस्टेड बैठे हैं, और यहाँ पे 4 चेयर पे एक ही इंसान पूरा लेट के बैठा है। तो मतलब क्या है कि ये लोग ज्यादा है बट इन्हें फैसिलिटीज कम मिल रही हैं। ये एक ही इंसान है, रिच है, और इन्हें फैसिलिटी जो है
वो ज्यादा मिल रही है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है वी मेड द चेयर्स एंड ही टुक देम, कि हमने ये चेयर्स बनाई बट इन पे राज कौन कर रहा है, वो दूसरे वाला। यही होता है ऐसी कंट्री में जहाँ पे रिच एंड पुअर होते हैं, मतलब वहां पे जो फैसिलिटीज हैं वो इक्वली डिवाइडेड नहीं होती, वहां पे जो वेल्थ है वो इक्वली डिवाइडेड नहीं होती। ठीक है, इसके बाद आपकी एक एक्सरसाइज है वो सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए ही है, आप इसको खुद कर सकते हैं। ये सारी एक्टिविटीज हैं तो मैं अभी नहीं करवाऊंगी, आपको वही क्वेश्चंस करवाऊंगी जो आपको एग्जाम्स में आने हैं। तो ये आपको आई होप एवरेज इनकम का टॉपिक समझ में आया हो। इससे अगला हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू सो मच।